दोस्तों, मैं आज आपके लिए कुछ और जंगल की हॉरर स्टोरीज लेकर आया हूं। लेकिन इससे पहले कि हम कहानियों की ओर बढ़े, आप राज वाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर कर दें, जिससे सबसे यूनिक हॉरर स्टोरीज आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा एक दोस्त पेड्रो रेंचेस पे काम करते हुए बड़ा हुआ है। उसने मुझे ये कहानी सुनाई थी जो उसके साथ 80 के दशक में हुई थी। उस समय वो हाईवे 57 पर एक रेंच के ऊपर काम किया करता था। उसे रहने के लिए एक घर दिया गया था और उसके परिवार को भी वहां रहने की अनुमति थी। जिस आदमी की ये रेंच थी, उसका घर यहाँ से मीलों दूर था। पेड्रो के रहने के लिए वैन के अंदर बना वो एक मोबाइल हाउस था। रेंच पर काम करने वाले के लिए यहाँ पर पक्का मकान भी बनने वाला था, लेकिन किसी वजह से उसकी कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई थी। ये जगह यूएस मैक्सिको बॉर्डर से 100 मील की दूरी पर थी और यहाँ पर हमेशा ही इलीगल इमिग्रेंट्स आते रहते थे। एक दोपहर की बात है जब पेड्रो ने कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स को रोड क्रॉस करते हुए देखा और वो उनके ऊपर चिल्लाया और वो बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो सब वहीं रुक गए और उन्होंने कहा, सर, हमें कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए। हम बेहतर जिंदगी के लिए अमेरिका में आना चाहते हैं। हम आज रात यहाँ रुककर सुबह होते ही यहाँ से बाहर चले जाएंगे। पेड्रो ने कुछ देर सोचा और फिर उसने कहा, तुम उस अंडर कंस्ट्रक्शन घर में रुक सकते हो, लेकिन सूरज निकलने से पहले ही तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि सुबह में उस रेंच का मालिक वहाँ पर आने वाला था। पेड्रो ने उनसे कहा कि अगर उनके होते हुए रेंच का मालिक वहाँ पर आ जाता है तो मैं ऐसे बर्ताव करूँगा जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, और उसका फिर जो भी अंजाम होगा वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वो इस बात पर राजी हो गए और उन्होंने अपना कैंप उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर लगाया। पेड्रो जानता था कि वो इसके लिए काफ़ी मुश्किल में पड़ सकता है, इसलिए वो पूरी रात सो नहीं पाया। पेड्रो सुबह जल्दी ही उन इलीगल इमिग्रेंट्स की तरफ गया ताकि वो उन्हें जगा सके और उन्हें वो जल्द से जल्द इस रेंच से बाहर कर सके। लेकिन जब वो उस घर में गया तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। जब उसने आसपास देखा तो उसे दिखाई दिया कि उन्होंने अपना कैंप उस घर से 50 फीट की दूरी पर लगा रखा था। उसने उन लोगों को जगाया और उनसे पूछा कि आखिर तुमने अपना कैंप क्यों बदल लिया था। उनमें से एक बोला, माफ़ करना सर, लेकिन हम उस घर में नहीं रह सकते। रात में हम सबको अजीब और डरावनी आवाज़ें आने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। भयानक आवाज़ों को हम सब ने सुना था और हम वहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते थे। हमें उससे काफ़ी डर लगने लगा था। उसके कुछ देर बाद ही वो लोग वहाँ से चले गए। इस हादसे के बाद सालों तक कुछ भी नहीं हुआ। पेड्रो सालों तक उस जगह पर काम करता रहा, जिसकी वजह से वो उस रेंच के मालिक के काफ़ी करीब हो गया था। एक दिन की बात है कि वो दोनों रेंच पर बैठकर बियर पी रहे थे। अचानक पेड्रो ने उस दिन का किस्सा सुनाया जब यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स आकर रुके थे, और उसने रेंच के मालिक को बताया कि किस तरह से वो लोग डर के वहाँ से भाग गए थे। रेंच का मालिक फर्गसन काफ़ी टाइम तक वहाँ पर बैठा रहा और वो कुछ सोच रहा था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और पेड्रो से कहा, इस रेंच के बारे में एक बात है जो मैंने सालों से तुम्हें नहीं बताई है। जब मैं काफ़ी छोटा था, मेरे दादाजी इस रेंच पर काम किया करते थे और कई बार मैंने देखा है कि उन्होंने काफ़ी सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को भी पकड़ा था। वो उन लोगों को पकड़ते और उन्हें मार देते और फिर उन्हें वहीं पर दफना देते जहाँ पर वो बिल्डिंग खड़ी है। उस रेंच के मालिक ने उस पुराने इतिहास को मिटाने की कोशिश की और उसके ऊपर वो इमारत बनाना चाहता था, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर उसके ऊपर काम कर रहे थे उन्होंने भी वहाँ पर काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें भी वो भयानक आवाज़ें सुनाई देती थी। ये घटना उस समय की है जब मैं करीब 8 साल का था। मैं अमेरिका के ओहायो राज्य में पला बड़ा हूँ। मैं जिस गांव में रहता था वहाँ मुश्किल से ही महज 40 या 50 लोग रहते थे। इस समय में हमारी फैमिली में ना ही इंटरनेट कनेक्शन था, ना ही केबल टीवी का, और सेलफोन्स भी नए नए ही आए थे। ऐसे समय में मनोरंजन के नाम पर हमें या तो काम करना होता था या फिर आसपास के इलाके में सैर की जा सकती थी। मेरे घर के पीछे काफ़ी घना जंगल था। इस जंगल में एक जगह काफ़ी फ्लैट थी जहाँ पर एक छोटी सी नदी बहती थी। ये नदी बिल्कुल उथली थी और काफ़ी संकरी भी थी। कई कई जगह पर तो ये महज नाली सी दिखाई देती थी। मैं इस इलाके में अक्सर घूमा करता था और घंटों तक इस नदी के आसपास और जंगल में घूमा करता था।
इस जंगल के अंदर कई सारे खाली पड़े टूटे फूटे घर भी थे जिन पर प्रकृति अपना हक जमा चुकी थी। मैं इन्हीं जंगलों में सांसें लेता हुआ बड़ा हुआ था और ये मेरे घर से बाहर एक घर था। मेरे पिताजी भी इसी इलाके में बड़े हुए थे और मेरे अंकल्स और कजिन्स भी आसपास ही रहते थे। जाहिर है हर गांव में कोई ना कोई भूतहा कहानी या त्रासदी की घटना ज़रूर होती है। मेरा गांव भी कुछ अलग नहीं था। मेरे पिताजी ने मुझे कई सारी भूतहा कहानियाँ और अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताया था जो उनके बचपन में घटित हुई थी। जब भी मैं जंगल में जाने की बात करता वो एक चीज़ मुझे हमेशा कहते थे। वो कहते थे कि पेड़ चाहे कुछ ना बोले कुछ ना सुने, लेकिन वो सब कुछ देखते हैं और वो उसे याद रखते हैं। इस बात का मैंने यही मतलब निकाला कि शायद वो मुझसे ये कहना चाहते थे कि मैं जंगल में कोई बेवकूफ़ी ना करूं। मेरा उन जंगलों के लोगों से सामना तब हुआ जब मैं एक दिन सैर सपाटे के लिए निकला था। जंगल के लोग, मैं उन्हें इसी नाम से याद रखता हूँ। वो समय जुलाई का महीना चल रहा था और गर्मी और उमस खूब हो रही थी। इस समय में मैं ज़्यादातर नदी के पास ही रहा करता था क्योंकि वो काफ़ी ठंडी जगह थी और काफ़ी खुली जगह थी, इसलिए मुझे जंगल में भटकने की ज़रूरत नहीं थी। मैं नदी के किनारे किनारे ही चलता हुआ करीब 2 मील तक आ गया था और मैं क्रॉफिश का शिकार भी कर रहा था। साथ ही मैं हिरन और खरगोश के भी निशान ढूंढ रहा था। मैं लगातार चलता रहा और आखिरकार मैं काफ़ी बड़ी खुली जगह पर पहुंच गया। इस जगह पर कमर तक ऊंची घास थी। मैं कई बार इस जगह पर पहले भी रुक चुका था और मैं यहाँ रुककर थोड़ा आराम करता था या फिर यहाँ उगी ब्लैकबेरीज को खाता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। जब मैं उस मैदान में आया तो मैंने देखा कि वहाँ कोई खड़ा हुआ था। उसे देखकर मैंने अपनी रफ्तार धीमी कर दी और मैं झुककर चलने लगा। मैं जितना हो सके आवाज़ धीमी रखने की कोशिश कर रहा था। मैं यहाँ किसी को देखने का आदी नहीं था। इस जगह से सबसे नज़दीक घर भी करीब 1.5 मील की दूरी पर था। मैं नदी के किनारे से चलता हुआ जा रहा था और थोड़ी थोड़ी देर पर मैं बड़ी घास के ऊपर से अपना सर निकाल कर उसे देख रहा था कि क्या वो अब भी वहीं है या नहीं, लेकिन अब वो वहाँ नहीं था। मैंने सोचा शायद उसने मुझे नदी के किनारे चलते हुए सुन लिया होगा या देख लिया होगा और शायद वो भी नीचे झुक गया हो, लेकिन मैं उसे उस समय पर ढूंढना नहीं चाहता था, इसलिए मैं वापस मुड़ गया और वापस घर की तरफ जाने लगा। अब मैं अपनी आसपास की दुनिया से काफ़ी सचेत था। मैं हर कदम अब फूंक फूंक कर रख रहा था। मैं नदी के किनारे से थोड़ी दूरी बनाकर चल रहा था ताकि मेरे कदमों से पानी की आवाज़ ना आए। मैं पेड़ों और घनी घास के बीच से निकलकर मैं एक दूसरे इलाके में आ गया जिसे मैं अच्छी तरह से जानता था। यहाँ से एक छोटी सी पगडंडी निकलती थी जिसे शिकारियों की पगडंडी कहते थे। इस पगडंडी पर चलकर मैं अपने घर जल्दी पहुँच सकता था, लेकिन इस पगडंडी की एक खामी ये थी कि इसके दोनों तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियाँ थी और कुछ जगहों पर कांटेदार झाड़ियाँ भी थी। मेरे इस पगडंडी पर चलते हुए पूरे समय मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। इस जंगल में मुझे कभी भी डर नहीं लगा था, लेकिन उस समय मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई आंखें हैं जो मुझे ही देख रही हो। मैं पूरे समय काफ़ी परेशान ही रहा। इस पगडंडी पर चलते हुए मैं बीच बीच में रुक रुक कर किसी की आवाज़ को भी सुनने की कोशिश कर रहा था और मैं ये भी पता करना चाहता था कि कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अभी मैंने अपने घर की आधी दूरी तय कर ली थी कि तभी मैंने अपनी आँख के कोने से एक परछाई को देखा जो मुझसे कुछ दूरी पर खड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें उसकी तरफ घुमाई तो वो वहाँ से गायब हो गई थी। मैंने सोचा ये शायद मेरा वहम है और मैं आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद मैंने फिर से एक परछाई को देखा। इस बार वो काफ़ी दूरी पर थी और फिर से जब मैंने उसकी तरफ नज़रें उठाई तो वो वहाँ से गायब हो गई। लेकिन इस बार उस परछाई के गायब होते ही मुझे दूसरी परछाई अपनी आँख के कोने से दिखाई दी और जब मैंने उसकी तरफ देखा वो भी गायब हो गई। मुझे अब काफ़ी डर लगने लगा था, लेकिन मुझे लगता है वो जो भी था मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं दोबारा उस पगडंडी पर आगे बढ़ने लगा और पूरे रास्ते मुझे परछाइयाँ दिखाई देती रहीं, लेकिन जितनी ज़्यादा बार मुझे वो दिखाई देती रहती थी मेरा डर और कम होता जा रहा था।
अब मेरा डर इतना कम हो गया था कि मैंने चिल्लाकर कहा, मैं जानता हूँ तुम वहाँ पर हो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करने आया हूँ। आखिरकार मैं अपने घर के बैकयार्ड में पहुँच गया और मैंने पीछे मुड़कर देखा कि क्या अब भी वो परछाई वहाँ पर है या नहीं, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरे पिताजी भी नज़दीक ही थे और वो काटी हुई घास को जला रहे थे। मैं अपनी आपबीती बताने उनके पास गया और इससे पहले कि मैं कुछ बताता वो मेरी तरफ मुस्कुराते हुए बोले, तो तुमने भी उन्हें देख लिया है ना? शायद मेरे चेहरे से खौफ झलक रहा था और वो उसे भांप गए थे। इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ कहता, वो मेरे करीब से होते हुए उस पगडंडी की ओर चले गए जहाँ से मैं आया था। उन्होंने अपनी जेब से नमक की एक बोतल निकाली और चुटकी भर नमक उन्होंने पास ही पड़े एक बड़े से पत्थर पर रख दिया। मैं इसे देखकर काफ़ी कंफ्यूज हो गया था। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये क्या किया? तो वो बोले कि उन्होंने भेंट चढ़ाई है। उसके बाद उन्होंने अपनी बात समझाई और वही बात कही कि पेड़ सब कुछ देखते हैं और हमें नेचर की इज्जत करनी चाहिए। अगर हम जंगल से कुछ लेते हैं तो हमें भी जंगल को कुछ देना चाहिए, वरना मुमकिन है कि वो हमें बाहर ही ना आने दे। उन्होंने मुझे नमक की बोतल दी और कहा कि उनका मानना है कि वो मूल अमरीकियों की आत्माएं हैं जो अपनी पुरानी ज़मीन को देख रहे हैं। हालांकि मैं उस समय इन बातों को ज़्यादा समझ नहीं पाया था, लेकिन उसके बाद मैं जब भी जंगल में गया, मैं जंगल के लिए हमेशा कुछ न कुछ भेंट ज़रूर ले जाता था। हालांकि इसके बावजूद भी वो समय समय पर मुझे दिखाई देते रहे थे, लेकिन अब उनसे मुझे डर नहीं लगता था। बावजूद इसके वो जब भी मुझे अपनी आँख के कोने से दिखाई देते, मैं दूसरी दिशा में चलने लगता। मुझे धीरे धीरे पता चला कि कई सारे लोगों ने उन्हें देखा था और वो उनके अस्तित्व को जानते थे, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जब तक आप खुद इसका अनुभव नहीं कर लेते, इस पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन अब जब मैं इसका अनुभव कर चुका हूँ और मुझे उनके बारे में पता है, मेरे मन में उनके लिए सिवाय रिस्पेक्ट के और कुछ भी नहीं है। वो लोग आज भी अपनी ज़मीन की सुरक्षा कर रहे हैं। मैं एक टीनेजर हूँ और सालों से स्काउटिंग करती आई हूँ। मुझे अपने दोस्तों के साथ इन जंगलों में घूमना और पहाड़ों पर चढ़ाई करना पसंद है। इससे हमारे बीच बॉन्ड और भी मजबूत होता है। ये कहानी आज से कुछ साल पहले की है। मैं दो और लड़कियों के साथ कैंपिंग पर थी जिनका नाम एमी और हैरियट था। हम तीनों मिलकर अपने कैंप से नज़दीक एक जंगल में लंबी सीधी लकड़ी ढूंढने निकले थे। याद रहे कि उस समय में मैं काफ़ी छोटी थी। हैरियट बड़ी थी जबकि एमी मुझसे भी 1 साल छोटी थी। हम जानबूझकर एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे ताकि हम जंगल में खो न जाए, और चलते हुए हम अपने आसपास की चीज़ों को भी याद रखने की कोशिश कर रहे थे। करीब 15 मिनट चलने के बाद भी जब हमें हमारी मनचाही लकड़ी नहीं मिली तो हमने ये तय कर लिया कि अब हमें खाली हाथ वापस लौटना चाहिए। लेकिन जब हम वापस पलटे तो हम हैरान रह गए। हमारे चारों ओर बड़े बड़े पेड़ जैसे एक दूसरे को बिल्कुल सट कर खड़े हुए थे और हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर हम किस तरफ से आए थे। हमने चारों ओर घूम कर देखा और अब हर चीज़ बिल्कुल सेम लग रही थी। सारे पेड़ मानो एक दूसरे की हूबहू कॉपी थे। उसके बाद हम उस दिशा में चलते रहे जो हमारे हिसाब से सही दिशा थी। साथ ही हम मदद के लिए भी पुकारने लगे थे। चलते चलते आखिरकार हम एक ऐसे रास्ते पर आ गए जो एक कंक्रीट से बना हुआ था। ये बिल्कुल एक रोड की तरह था, लेकिन आम रोड से ये काफ़ी छोटा था। ये रोड जंगल के बिल्कुल बीच से जाता था और इसने जंगल को 2 हिस्सों में बांट दिया था। हमने इस रास्ते को फॉलो नहीं किया क्योंकि हम जानते थे कि ये हमारी कैंप साइट पर नहीं जाता है। इस रास्ते की दूसरी तरफ घना जंगल था, लेकिन पास ही एक वीरान पड़ी इमारत भी थी जिसे शायद स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता होगा। हमें पता नहीं था कि इस तरह की कोई चीज़ इस जंगल में है। खैर, हम यहाँ से आगे बढ़ गए और कुछ दूर चलने के बाद हम ऐसे रास्ते पर थे जिससे हम अनजान थे। तभी हमें गुलाबी कपड़ों में एक औरत दिखाई दी। हम परेशानी में उससे हमारी कैंपसाइट की डायरेक्शन पूछने लगे क्योंकि इस समय तक हमें भटकते हुए घंटों बीत गए थे। उस महिला ने हमसे कहा कि उसने किसी भी कैंपसाइट के बारे में नहीं सुना है, लेकिन उसने कहा कि उस दिशा में एक कैंपसाइट ज़रूर है।
हमने उस महिला की बात मानी और उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए आखिरकार हम अपनी कैंप साइट पर पहुंच गए। कैंप साइट पर पहुंचकर हमने हमारे स्काउट लीडर यान से इतनी देर तक बाहर रहने के लिए माफ़ी मांगी। वो हमारे घबराए हुए चेहरे को देखता हुआ बोला, लेकिन तुम लोग तो सिर्फ 25 मिनट से बाहर थे और तुम्हारा फ्री टाइम तो अब भी चल रहा है। ये हमारी ज़िंदगी की ऐसी घटना है जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। दरअसल हमारा फ्री टाइम 40 मिनटों का होता था, लेकिन हमारी घड़ियाँ बता रही थी कि हम घंटों से बाहर थे। जिस जंगल में हम खो गए थे वो काफ़ी घना और दम घोटने वाला महसूस हो रहा था। उस पूरे समय में मानो हम ऐसी जगह पर थे जहाँ समय का कंसेप्ट हमारी दुनिया से अलग था। मैं पैरानॉर्मल चीज़ों में यकीन रखती हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था और ना ही मैंने पहले महसूस किया था। उस जंगल में बिताए गए घंटे हमारी दुनिया में महज मिनटों के बराबर थे। ये फीलिंग काफ़ी अजीब थी और ये कैंपिंग के पूरे समय में मैं अजीब सा महसूस कर रही थी। ये सब काफ़ी अजीब है, लेकिन ये मेरी बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ कहानियाँ जो लोगों के साथ जंगलों में पेश आई थी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए राज वाला चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।